बच्चों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ द स्कोप ऑफ IKS। जब हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी बच्चों, वहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। उस पिक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे आयुर्वेदा हो गया, चाणक्य की फ़ोटो दिखाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। वो सारी चीज़ें क्या हम स्कोप देख रहे थे। तो दैट मीन्स स्कोप में क्या आ जाता है, हम सब कुछ पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के बारे पढ़ेंगे, साइंस के बारे, टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदा मतलब मेडिसिन्स, फिर फिलोसफीज़ देखेंगे, कल्चर देखेंगे, आर्ट देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो आइए जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ IKS। The scope of the Indian knowledge system encompasses a vast and diverse array of disciplines, traditions and insights that have evolved over thousands of years। तो बहुत साल लगे हैं ये सारी चीज़ों को इवॉल्व होने में। Rooted in the ancient text, philosophies, तो हम क्या क्या देख रहे हैं बच्चों, ancient text, philosophies, science, arts, Indian knowledge system offer profound perspectives on various aspects of life, सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी। तो बच्चों हम सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एंड द यूनिवर्स। दैट मीन्स हम एंशंट टेक्स्ट, फिलोसफी, साइंस, आर्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, profound perspectives on various aspects of life, society, spirituality and universe. Here's an exploration of the scope of Indian knowledge system। आइए हम एक एक करके देखते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का स्कोप। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, दैट इज़ फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। जब हम फिलोसफिकल ट्रेडिशंस की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, वेदास एंड उपनिषद्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे न्याय एंड वैशेषिक का, सांख्य एंड योगा, मीमांसा एंड वेदांत। तो बच्चों ये सारी चीज़ें ना हमने जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ रहे थे, तो मैंने हर एक स्कूल ऑफ थॉट आपको डिटेल में कराया है कि ये इनके फाउंडर कौन थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी और इनके थॉट प्रोसेस क्या थे, मतलब उनका आउटकम क्या था, सब क्या सोचते थे। हमने ये सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में पढ़ी थी। आज हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस में हम क्या पढ़ेंगे, एपिक्स एंड लिटरेचर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, एपिक्स एंड लिटरेचर। एपिक्स एंड लिटरेचर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम रामायण एंड महाभारत जो हमारे एपिक्स है, वो बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर्स हैं वो देखेंगे। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स हम देखेंगे। विजुअल आर्ट, यहाँ पर जो हम परफॉर्मिंग आर्ट्स देखेंगे इसमें हम बेटा डांस देखेंगे, क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूजिक्स हम देखेंगे, वो सारा इस पोर्शन में कवर होगा। देन वी हैव विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स का मतलब स्कल्पचर्स हो गए, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, पेंटिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम विजुअल आर्ट्स में देखेंगे। देन वी हैव अनदर टॉपिक टू डिस्कस ऑन, दैट इज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इम्पैक्ट की जब हम बच्चों बात करेंगे तो वी हैव टू टॉपिक्स, स्पिरिचुअल टीचिंग्स एंड गुरु ट्रेडिशंस, ठीक है, जो आपने गुरुकुल्स में भी देखा होगा कि कैसे ओरली ट्रांसमिशन होती थी नॉलेज की, वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे कल्चरल हेरिटेज एंड उसके ग्लोबली कितना इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ें हम इस पोर्शन में कवर करेंगे। देन वी हैव अनदर टॉपिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। जब हम साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि मेडिसिन की जब हम बात करेंगे, सो आयुर्वेदा बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है उसके अंदर, जिसमें हम 3 दोषास भी देखेंगे। फिर क्या है, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, बहुत सारे हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स हुए हैं और एंशिएंट मैथमेटिशियंस आप सभी जानते हो, बहुत ही फेमस आर्यभट्टा का नाम आप सब जानते हो। फिर है मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग। मेटलर्जी की जब हम बात करते हैं तो हमने आयरन एंड स्टील देखा था, जिंक देखा था कि उसका एक्सट्रैक्ट हम कौन से ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग की हम देखेंगे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारे हम देखेंगे। अर्बन प्लानिंग, उस समय का ड्रेनेज सिस्टम कितना शानदार हुआ करता था, ठीक है। और एक टॉपिक जो बच्चों हमारे पास है, दैट इज सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, वी हैव 2 पार्ट्स, दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जब हम बात करेंगे तो चाणक्य, कौटिल्य का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। और फिर धर्मशास्त्र की बात करेंगे कि धर्म क्या है, मतलब व्हाट इज धर्म। धर्म इज
क्या रिलीजन की बात कर रहे हैं या ड्यूटी की बात कर रहे हैं? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन ओवर हियर, विल बी टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी, राइचियसनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अर्थशास्त्र की बात करें, सो दिस इज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स, एंड अगर धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो ये किससे, लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, लॉ एंड कंडक्ट। तो बच्चों एक एक करके आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हुए चलते हैं। हम फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिटेल में जा चुके हैं। तो अभी जो कॉन्टेक्स्ट आपकी बुक में है बस हम वो रेफर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज़ फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस इज वेदास एंड उपनिषद्स। द वेदास डेटिंग बैक टू अराउंड 1500 to 500। ये देखो 1500 to 500, आप देख रहे हो पीछे की ओर चल रहा है। आपने हमेशा जब भी नंबर देखा होगा वो आगे की ओर बढ़ता है। जब भी हम बोलते हैं ना 500 to 600 ऐसे बोलते हैं ना, आप जब हम BCE की बात करते हैं तो बच्चों हम पीछे की तरफ जाते हैं 1500 to 500। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCE? BCE का फुल फॉर्म लिख लो बच्चों, आप लोगों को अगर नहीं पता है, बिफोर द कॉमन एरा। bear with my handwriting is not good, I'm very sorry, huh? The Vedas dating back to around 1500 to 500 BCE are among the oldest religious text in the world। जब हम वेदास की बच्चों बात करते हैं, ये कौन सा टेक्स्ट है, किस भाषा में लिखा हो, ये संस्कृत भाषा में लिखा है और कहा जाता है, ऐसा मानना है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट किसे माना गया, दैट इज वेदास, एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द हिंदू फिलोसफी। आपको याद है जब मैं फिलोसफी पढ़ा रही थी तो आपको मैंने इंडियन फिलोसफी को दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाया था। एक है हेट्रोडॉक्स और एक क्या था, ऑर्थोडॉक्स। एक ऑर्थोडॉक्स वाले क्या थे, जो वेदास पे बिलीव करते थे। उनका कहना था कि ये वेदास की जो अथॉरिटी है, दे बिलीव्ड इन अथॉरिटीज ऑफ वेदा, कि जो वेदास कह रहे हैं इसके ऊपर कुछ नहीं है, सर्वोपरि है वेदास। हेट्रोडॉक्स की जब हम बात करते हैं उनका कहना है कि हम वेदास पे बिलीव नहीं करते, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गया, चारवाक हो गया, अजीविका, ये सारे क्या हेट्रोडॉक्स स्कूल्स में आते हैं और ये वेदास पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं जैसे सांख्य हो गया, योगा, मीमांसा, वेदांत, ये सारे जो स्कूल्स, हम वैशिष्ट का, तो ये सारे जो हम स्कूल्स देखेंगे ये सारे किस पे बेस्ड होते हैं बच्चों, अथॉरिटी ऑन द वेदास की बात करते हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि जो हमारी हिंदू फिलॉसफी है, ठीक है, वो सारी किस पे बेस्ड है, वो सारी वेदास के ऊपर बेस्ड है। दे इंक्लूड हिम्स, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज इनटू द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जब हम हिम्स, रिचुअल्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हिम्स आते हैं, रिचुअल्स हैं, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, फिलोसफी मतलब किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना। तो वो देखता है कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे बात करता है। डिवाइन, डिवाइन का मतलब क्या है बच्चों, गॉड की बात करता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि वेदास बच्चों 4 तरह की होती है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो चारों आप देख रहे हो, ये चारों वेदास क्या डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कुछ रिचुअल से रिलेटेड होगी, किसी में हिम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द उपनिषद्स फिलोसॉफिकल ट्रिटिसाइजेस दैट इमर्ज्ड लेटर डेल्व डीप इनटू द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जब हम उपनिषद्स की बात करते हैं तो उपनिषद्स किसके बारे में बात करता है, ये मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स के ऊपर बात करता है कि ब्रह्म क्या है, ठीक है। ब्रह्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी, मतलब गॉड, ये आत्मा की बात करता है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल सेल्फ। शेपिंग स्कूल्स ऑफ थॉट सच एज वेदांत। बच्चों जब हम वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत बेसिकली आया कहाँ से, ये उपनिषद से तो आया है। ये किस पे बेस्ड है, उपनिषद में बेस्ड है ना। तो इसकी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो किसके ऊपर है, उपनिषद से। एंड उपनिषद किसकी बात करता है, वो मेटाफिजिकल की बात करता है। दैट मीन्स वो कहता है ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड किसने बनाए, यूनिवर्स किसने बनाए, क्यों है, ये सारे सवाल, ब्रह्म है नहीं है,
आत्मा के बारे में जितनी बातें होती ये सारी इज रिलेटेड टू व्हाट, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आइए बच्चों स्कूल ऑफ थॉट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज न्याय एंड वैशेषिका। न्याय एंड वैशेषिका। न्याय इज समथिंग रिलेटेड टू लॉजिक। वैशेषिका की बात करें तो ये एटमिज्म की बात करता है, या फिर एटॉमिक थ्योरी की किसने दी है, तो वो ये स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है। जब हम न्याय पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त कर सकता है, वो लॉजिकल थिंकिंग से ही, लॉजिकल रीजनिंग से ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो दिस बोथ आर बेस्ड ऑन व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। तो जब हम बच्चों न्याय की बात करते हैं, न्याय मतलब क्या, लॉजिक, और वैशेषिका जो है एटमिज्म की बात करता है। आर टू एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम दैट एम्फसाइज लॉजिकल रीजनिंग। ये बच्चे दोनों स्कूल ऑफ थॉट किस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग पे बात कर दें। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, थियोरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, एंड मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स की अभी हम बात करके आए कि ब्रह्मांड किसने बनाया, या फिर गॉड क्या है, या फिर ऐसे जो सवाल होते हैं वो कहाँ आपको मिलेंगे, वो ये स्कूल ऑफ थॉट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, न्याय फोकसेस ऑन द मेथड्स ऑफ डिबेट एंड लॉजिकल इन्फरेंस। जो न्याय वाले स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये लॉजिकल इन्फरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं। वाइल वैशेषिका एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ रियलिटी। जो वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट है वो नेचर ऑफ रियलिटी को कैसे एक्सप्लोर करता है, थ्रू एनालिसिस ऑफ एटम्स। कैसे, एटम्स को एनालाइज करके वो कहता है कि यूनिवर्स जो है ये छोटे से कण से बना हुआ है। एटम्स को एनालाइज करता है एंड कैटेगरीज ऑफ द एग्जिस्टेंस। ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जो आपका यूनिवर्स है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है। हमने पढ़ा था ना, जैसे हवा हो गई, वायु हो गया, आकाश हो गया, ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में डिटेल में कवर करके आए हुए हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैशेषिका एंड न्याय। हम बेटा शॉर्ट में जा रहे हैं ताकि हमने ये, क्योंकि ये हमने पहले भी बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की अगर हम बात करते हैं, वी हैव सांख्य एंड योगा। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये दोनों नाम साथ साथ में क्यों लिखे, न्याय वैशेषिका लिखा है, फिर सांख्य एंड योगा लिखा है। बच्चों ये 2 स्कूल्स एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनका जो थॉट है, अल्टीमेटली जो ये सोच रहे हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट सिमिलर सोच रहे हैं। जैसे ये दोनों किस पे बेस्ड है, ये दोनों बेस्ड है लॉजिकल इन्फरेंस, मतलब लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है। अब ये दोनों की भी थॉट प्रोसेस सेम है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो सांख्य फिलॉसफी है ये आपकी थियोरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, और ये जो है इसी का प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, ये गॉड को नहीं मानता, ये गॉड को लेकर चलता है, मतलब सांख्य प्लस गॉड इज इक्वल टू योगा। सांख्य इज अ डुअलिस्टिक फिलॉसफी। हमने जब ये फिलॉसफी पढ़ी थी तो हमने देखा क्या कि सांख्य कहता है कि डुअलिज्म, ये डुअलिज्म पे बिलीव करता है कि ये जो यूनिवर्स है 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, मतलब पुरुष एंड प्राकृत। ठीक है, डुअलिस्टिक फिलॉसफी दैट एनालाइजेज द यूनिवर्स थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ पुरुषा कॉन्शियसनेस। जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हमने 2 वर्ड्स देखे थे, एक था सोल और एक था ब्रेन, यही देखा था। ठीक है, तो हमने एक सोल देखा था और एक ब्रेन देखा था, ब्रेन की फ़ोटो आपको दिख रही थी। ये सारी चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो मैटर, मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ रही है, प्रकृति में आ रही है। ठीक है, इट्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द, ये फ्रेमवर्क देता है किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द पाथ टू लिबरेशन। ये क्या कहता है, अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो वो ट्रू नॉलेज से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। योगा डिराइव फ्रॉम सांख्य। योगा डिराइव फ्रॉम सांख्य, कहने का मतलब क्या है, सांख्य जो है कहाँ से आया, योगा से आया। और ये क्या कहता है, प्रैक्टिसेस फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड फिजिकल वेलबींग थ्रू टेक्निक्स लाइक। हमने देखा कि
कि जब हम योगा की बात करते हैं तो वी गो फॉर द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन और फिजिकल वेलबींग। किस तरह से जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम हमारे में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आता है, ठीक है, सेल्फ को रियलाइज कर लेते हैं। आसनास की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव फिजिकल पोस्चर्स जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। देन वी हैव प्राणायाम्स, ये क्या, ब्रेथ कंट्रोल, मतलब आप कितने सही तरीके से रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी की बात करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योगा। आगे चलें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप प्रीवियस लेक्चर के साथ बच्चों ये पॉइंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर 4, मीमांसा। मीमांसा भी दिखता है कहीं पर, मीमांसा भी लिखा है, ठीक है, एंड वेदांत। हमने पढ़ा था मीमांसा का मतलब, मीमांसा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डीपली समझना, उसे क्या कहते हैं, मीमांसा। तो अगर हम मीमांसा की बात करते हैं, हमारे पास दो थे, एक था पूर्व मीमांसा और एक था उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम क्या कहते हैं, वेदांत, और पूर्व मीमांसा को हम क्या कहते हैं, पूर्व मीमांसा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मीमांसा फोकस ऑन रिचुअल इंटरप्रिटेशन, जो रिचुअल की बात करते हैं, रिचुअल इंटरप्रिटेशन वाला जो सेक्शन है, रिचुअल पार्ट ऑफ द वेदास की अगर बात करते हैं तो पूर्व मीमांसा उस पे बेस्ड है। एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड नेचर ऑफ धर्म। धर्म का मतलब क्या है, ड्यूटी। फिर क्या है, वेदांत। वेदांत कहाँ से आया बच्चों, उपनिषद से। encompasses various schools, अद्वैत, विशिष्टद्वैत, विशिष्ट अद्वैत एंड द्वैत। अगर हम इसकी बात करते हैं वेदांत की, तो हमने सब स्कूल्स उसमें देखे थे, 3 तरह के थे। अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या है, द्वैत मतलब दो, अ लग गया, ए लग गया सामने, मतलब क्या कि आत्मा और परमात्मा सेम है, ठीक है। फिर विशिष्ट अद्वैत, इसका मतलब क्या है, आत्मा परमात्मा दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है, ट्रू नॉलेज से आत्मा परमात्मा में मिल सकता है। द्वैत का मतलब क्या है कि आत्मा और परमात्मा दोनों बिल्कुल अलग हैं, बट अगर भगवान की हम भक्ति करते हैं, अगर गॉड की डिवोशन भक्ति करते हैं, तो हम आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। सो ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट थे वेदांत के अंदर। सो वेदांत डिराइव्ड फ्रॉम द उपनिषद एनकम्पास वेरियस स्कूल्स, अद्वैत, विशिष्टद्वैत एंड द्वैत दैट इंटरप्रेट द टीचिंग्स ऑफ नॉन डुअलिटी। मतलब अद्वैत की बात करें तो नॉन डुअलिटी की बात कर रहा है। फिर क्वालिफाइड नॉन डुअलिटी की बात कौन कर रहा है, विशिष्ट अद्वैत। एंड डुअलिज्म की बात कौन करता है, द्वैत, ठीक है। ऑफरिंग पाथ्स टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। सो अल्टीमेटली सबका पाथ क्या है, सबका गोल क्या है, मोक्षा, लिबरेशन, सब वही बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ऑफरिंग पाथ्स टू द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड द लिबरेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया, जहाँ पर हमने फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चले। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, दैट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। हम देखेंगे कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का हाथ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की बच्चों आप पिक्चर देख पा रहे हो, आज कुछ पिक्चर्स हमने इसमें डाली है ताकि आपको विजुअली चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आयुर्वेदा आप देख पा रहे हो कि किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। आइए डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। आयुर्वेदा ऑफन टर्म्ड साइंस ऑफ लाइफ। बच्चों ये देखो, बहुत बार आपको सेम वर्ड्स देखने को मिलेंगे, और आप लकी हो कि सेम वर्ड्स आ रहे हैं, ताकि बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे क्लास में। आयुर्वेदा ऑफन टर्म द साइंस ऑफ लाइफ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। तो पूरे दुनिया का एक ओल्डेस्ट सिस्टम माना जाता है किसे, वेदा को, आयुर्वेदा को। इट एम्फसाइजेस होलिस्टिक हेल्थ थ्रू पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। तो इसका क्या इसमें क्या होता है कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए होगे तो वो यूं ही आपको दवाइयाँ नहीं दे देता, वो आपसे पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, फिर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। एक पर्सन में क्या क्या दिक्कतें हो रही है उस हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है। सो दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट, दोषाज। आपकी बॉडी में 3 तरह के दोषाज होते हैं, उस पर बेस्ड होता है। सो थ्रू पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशंस।
इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है? दोषास। हमारी बॉडी में कितनी तरह के दोषास है? 3, वात, पित्त एंड कफा। ठीक है, इसको हम बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आयुर्वेदा का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम ये तीनों वर्ड का डिटेल मीनिंग वहाँ कवर करेंगे। एंड नेचुरल रेमेडीज डिराइव्ड फ्रॉम द हर्ब्स, मिनरल्स एंड डाइटरी प्रैक्टिसेस। तो हमने देखा कि आयुर्वेदा में बेसिकली होता क्या है, वो आपकी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं, आपके दोषास को देखते हैं, उस हिसाब से आपको डाइटरी प्लान दिया जाता है, फिर आपको हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे आप होलिस्टिक ओवरऑल जल्दी से सही हो जाओ। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड वेलनेस प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। तो आयुर्वेदा का सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, बट पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, पूरी दुनिया इसको एज अ वेलनेस प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट करके चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसका सब पॉइंट जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन का सब पॉइंट बच्चों हम देखेंगे, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, प्लानिटरी थ्योरीज। हमने देखा था कि एग्जैक्ट मूवमेंट एक्लिप्सेस के बारे में डिस्कस किया था, प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में एग्जैक्ट उनके प्लानिटरी पोजीशंस बता देते थे, एंड एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। मैथमेटिशियंस लाइक आर्यभट्टा, जीरो इन्वेंशन, ब्रह्मगुप्त एंड भास्करा मेड पायनियरिंग एडवांसमेंट इन अलजेब्रा। आपने देखा होगा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, न्यूमेरिकल सिस्टम, including the concept of zero and decimal system which had profound impact on the global mathematics। तो हमने देखा ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कैलकुलस आज हम स्टैंडर्ड 12th 11th 12th में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा, बट इनका सारा जो बेस है हम देख रहे हैं कि कितना पुराना बेस है हमारा। ठीक है, और आज भी ये ग्लोबली चलते हैं ये सारी चीज़ें। नंबर पॉइंट थर्ड, इफ वी गो थ्रू, वी हैव आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। Indian architects reflect the diverse style and techniques influenced by regional traditions and religious practices। जब हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का जो आर्किटेक्चर बहुत ही डाइवर्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल एंड रिलीजियस, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एंशिएंट सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, आप लोग जब स्कूल में होंगे ना, तो जब आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी होगी तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो, ये आपने बहुत ही कॉमन वर्ड तब सुने होंगे। हम एंशिएंट सिटीज़ की तब की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी एडवांस तब प्लानिंग चलती थी। ठीक है, उनका ड्रेनेज सिस्टम अगर देखोगे ना, ये दोनों का बहुत ही शानदार था, कंस्ट्रक्शन मेथड बहुत ही बेहतरीन था। तो हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, और आज के ज़माने पे देख रहे हो आर्किटेक्चर आज भी बहुत शानदार चलते हैं। बहुत सारे आपने मंदिरों में भी देखा होगा, जो पुराने आर्किटेक्चर है आज के डेट में वैसे कभी नहीं बन सकते। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड स्टेप वेल्स। व्हाट इज स्टेप वेल्स? वेल्स में जो स्टेप्स लगे होते हैं। शोकेस आर्किटेक्चर मार्वल्स इनकॉर्पोरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ, ये सारी किसकी प्रिंसिपल्स बताते हैं? सिमेट्री की, सिम्बॉलिज्म एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो इसके अपने अपने सबके महत्व है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट्स नंबर 4, दैट इज मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग। मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो आपने एक वुड स्टील तो सुना ही था, जब हम पहली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही फेमस एंड बहुत ही एक्सपेंसिव था तब आयरन एंड स्टील की जब हम बात करते हैं। द एंशिएंट इंडियन एक्सेल्ड इन मेटलर्जी, पर्टिकुलरली इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा किस में था? आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन की। कौन से टेक्निक्स सच एज क्रूशिबल स्टील, कौन सा स्टील? दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टील। कभी भी आंसर लिखोगे तो ये स्टील का नाम ज़रूर लिखना। वर हाईली एडवांस्ड एंड प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्वर्ड्स एंड ब्लेड्स। तो बेसिकली ये जो वुड स्टील होता था, ये वुड स्टील कहाँ यूज़ होता था? जो हाई क्वालिटी के स्वर्ड्स एंड ब्लेड्स बनानी होती थी वहाँ पर यूज़ होता था, एंड ये बहुत महंगी बिकती थी तब। इंजीनियरिंग फीट्स लाइक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। आप जब कान्हेरी पढ़ोगे ना बच्चों, तो वहाँ पर कान्हेरी केव्स में देखोगे कि कितना सुंदर वाटर मैनेजमेंट किया हुआ है। वो हमारे सिलेबस में ऐड है, हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रेन हार्वेस्टिंग का जो होता है सिस्टम, वहाँ पर आप देखोगे कि कितने बेहतरीन रिजर्वायर्स एंड टैंक्स बने थे उस ज़माने पे। एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस लाइक टेम्पल्स,
हमारे सिलेबस में एक टेम्पल भी है जो बहुत फेमस शिव टेम्पल है, जो हम आगे की क्लास में वो भी कवर करते हुए चलेंगे। ये दोनों टॉपिक हम साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि उस समय की मेटलर्जी का कितनी सुंदर कारीगरी थी, कितना सुंदर आर्किटेक्चर का काम हुआ करता था। डेमोन्स्ट्रेट इंजेन्युइटी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ये सारे क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ही बता रहे कि कितने बढ़िया इंजीनियर्स हुआ करते थे तब के। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, द सेम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। जब हम लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस की बात करते हैं, लिटरेरी का मतलब क्या होता है, कुछ रिटन टेक्स्ट होंगे। आर्टिस्टिक्स की जब हम बच्चों बात करते हैं तो आर्टिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, कुछ आर्ट फॉर्म होंगे, पेंटिंग्स होंगे, फोर्ट्स पैलेसेस होंगे, या फिर कुछ डांस फॉर्म, कुछ एक्सप्रेसिव चीज़ें होंगी, ठीक है। एपिक्स एंड लिटरेचर नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 3 दैट इज लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक का सब पॉइंट जो है, सॉरी, पहला एपिक्स एंड लिटरेचर। एपिक्स सच एज, हमारे 2 बहुत ही फेमस एपिक्स हमें याद रहने चाहिए बच्चों, दिस इज महाभारत एंड रामायण। सबने देखा भी होगा कहीं ना कहीं टेलीविज़न पे, ठीक है। तो एपिक्स के नाम बच्चों याद कर लो, महाभारत एंड रामायण आर फाउंडेशनल टेक्स्ट इन इंडियन लिटरेचर। तो जब फाउंडेशन की बात करते हैं, हमारा फाउंडेशनल टेक्स्ट कौन सा है, महाभारत एंड रामायण। कन्वेइंग व्हाट, ये दोनों को जब आप देखोगे तो आप देखोगे इसमें मॉरल टीचिंग्स की बात करी है, मोरालिटी की बात की है, हीरोइक नरेटिव्स, दैट मीन्स टफ टाइम में कैसे वो काम कर रहे थे, वो सारी उनकी हीरोइक डीड्स के बारे में बताया गया। एंड फिलोसफिकल डायलॉग्स। संस्कृत लिटरेचर, जब हम संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कालिदास की पोएट्री एंड ड्रामास बहुत फेमस है, जैसे कि शकुंतलम हम देखेंगे, या फिर मेघदूत है, इनकी जो पोएटिक है वो पोएट्रीज़ हैं वो कालिदास की है। ये 2 मैंने नाम आपको बता दिए। भाषास प्लेज एंड ट्रिटिसाइजेस ऑन ग्रामर, एस्थेटिक एंड पोएटिक दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर लिटरली स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट्स। तो बेसिकली क्या, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आज भी लिटरेरी स्कॉलर्स को और आर्टिस्ट को क्या कर रही है, इंस्पायर कर रही है। आप देखना कभी भी अगर आपको समय मिले तो कालिदास वगैरह की आप पोएट्री एक बार चेक करना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत पोएट्री होती है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं बच्चों, परफॉर्मिंग आर्ट्स। आई थिंक आपको ये डायग्राम दिख पा रहा होगा, 2 बच्चों बहुत क्लियर नहीं है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। वी कैन सी द डिफरेंट डांस फॉर्म विच इज़ रनिंग इन इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, दिस इज़ भरतनाट्यम, ये है कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, सात्रिया, ओडिसी, ये क्या है मोहिनातम, और ये क्या मणिपुरी। तो दीज आर डिफरेंट डांस फॉर्म्स। अभी कुछ आपको डिस्प्ले करके दिखाया ताकि आपको दिखे कि किस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है। आगे बढ़े ज़रा, देख ले पिक्चर। अब हम इसके बारे में पढ़ते चलो। इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स encompasses अ रिच टेप्स्ट्रे। टेप्स्ट्रे बेसिकली क्या होता है, एक कपड़ा होता है, मोटा सा कपड़ा, उस पर जो थ्रेड वर्क होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में टेप्स्ट्रे उसे ही बोलते हैं, टेप्स्ट्रे। इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट encompass अ रिच टेप्स्ट्री ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स, भरतनाट्यम, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी एट्सेट्रा। म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं, जब हम क्लासिकल म्यूज़िक की बच्चों बात करते हैं, देन वी हैव कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी। व्हेन वी टॉक अबाउट कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी, तो कर्नाटक की बात करते हैं तो ये साउथ में प्रिवेलेंट है, और ये अगर बात करते हैं तो ये नॉर्थ में प्रिवेलेंट है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया मैंने लिख दिया है। एंड फोक ट्रेडिशंस दैट कन्वे क्या, स्टोरीज, इमोशंस, स्पिरिचुअल थीम्स। ये सारी चीज़ें क्या कन्वे करती है, कुछ स्टोरीज बताती है हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज, कुछ इमोशंस बताती है, कुछ स्पिरिचुअल थीम्स होती हैं। आप देखते हो कि बहुत जगहों पे जब डांस फंक्शन, कोई फंक्शंस कहीं पर होता है, स्कूल फंक्शंस ही ले लो, हम एक बहुत ही फोक डांस से स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट, कुछ इमोशंस, कुछ स्टोरी वो बता रहे हैं आपको। क्लासिकल म्यूज़िक विथ इट्स इंट्रिकेट रागास एंड ताल्स। तो आपको पता है कि जब म्यूज़िक होती है तो उसमें राग और ताल नहीं होंगे तो म्यूज़िक किस बात की। सर्व्स एज अ मीडियम फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअल डिवोशन एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन। मतलब एस्थेटिक ब्यूटी को बढ़ावा देना, मतलब ब्यूटी को बढ़ावा देना, सॉरी। मीडियम फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन की अगर हम बात,
सर्व्स एज मीडियम फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, म्यूज़िक देख रहे हैं, डांस फॉर्म देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या एक्सप्रेस करिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। स्पिरिचुअल डिवोशंस, भक्ति, एस्थेटिक एप्रिसिएशन मतलब ब्यूटी को एनहांस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बच्चों देखते हैं, सो वी हैव विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो मैं थोड़ी सी इधर कर देती हूँ, ये देखो विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। जब बच्चों विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, ये कुछ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स इंडिया में देखने को मिलेगी, जैसे कि तंजोर, मुराल, ये देखो वारली, ठीक है, मधुबनी, कांगड़ा, ठीक है, कालमकरी। तो आप ये एक बार ज़रा देखो कितनी खूबसूरती से ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई है, सबके अपने अपने एक अलग मीनिंग है, अलग वे ऑफ डूइंग पेंटिंग्स है, ठीक है। आई होप आपने ये पिक्चर देख ली हो। हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते बच्चों। इंडियन विजुअल आर्ट्स इंक्लूड स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर जो स्टोन से बन सकता है या फिर मिट्टी से बना लो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्कल्पचर बोलते हैं। पेंटिंग, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, एंड डेकोरेटिव आर्ट्स दैट ब्लेंड रिलीजियस सिंबलिज्म, माइथोलॉजिकल थीम्स एंड रीजनल एस्थेटिक्स। तो जब हम स्कल्पचर, पेंटिंग, टेक्सटाइल और डेकोरेटिव आर्ट्स की बात करते हैं, ये एक्चुअल में क्या दिखाता है? ये ब्लेंड करता है क्या? रिलीजियस सिंबलिज्म को, ठीक है, माइथोलॉजिकल थीम्स जो पुरानी आ रही है रीत उसे, और रीजनल एस्थेटिक्स मतलब रीजनल ब्यूटी के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को ये ब्लेंड करता है। स्कल्पचर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, इंट्रिकेट मिनिएचर पेंटिंग्स जो छोटी सी पेंटिंग्स कहा जाता है, एंड टेक्सटाइल ट्रेडिशंस लाइक सिल्क वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी एग्जाम्प्लीफाई आर्टिस्टिक मास्टरी एंड कल्चर हेरिटेज। जब हम देखते हैं कि बच्चों अगर टेक्सटाइल जैसे सिल्क की हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्कल्पचर्स, भगवान की जो मूर्तियाँ होती है वो, डिफरेंट पेंटिंग्स, ये सारी क्या है? ये क्या बताती है? ये आर्टिस्टिक मास्टरी तो बताती है, और हमारा कितना रिच कल्चर है वो सारी चीज़ों का बयान करती है। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ज़्यादा बोर तो नहीं लग रहा? कोशिश तो कर रहे हैं आपको थोड़ा एंजॉय करवा पाएँ ये सब्जेक्ट। चलिए पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, सोशल साइंसेज एंड गवर्नेंस की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 का सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज व्हाट? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने दिया है? चाणक्य। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपके लिए फोटो लगा रखी है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने क्या लिखी है? अर्थशास्त्र। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र बेसिकली बच्चों किसकी बात करता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये है अर्थ और ये है शास्त्र। मतलब क्या? गवर्नेंस की बात करेगा ये, एंड इकोनॉमिक्स की बात करता है ये। द अर्थशास्त्र कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य। किसका है ये? किसने दिया है ये? चाणक्य। कौटिल्य इज एन एंशिएंट ट्रेटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है कि किस तरह स्टेट को मैनेज किया जाता है। सो मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इकोनॉमिक्स की बात करता है एंड गवर्नेंस की बात करता है। तो अर्थशास्त्र किसकी किसकी बात करता है? पहली बात किसने दिया? चाणक्य ने दिया है, उन्हीं को ही कौटिल्य कहा जाता है। ये क्या है? किसके बारे में ट्रेटासाइज करता है? क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट के बारे, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के बारे। इट प्रोवाइड्स इनसाइट मतलब डीप लर्निंग इनटू व्हाट? पॉलिटिकल थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजीज। क्या क्या किस बारे में बताता है ये? पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, एंड स्ट्रैटेजीज।
कि किस तरह सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन किया जाता है एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जाती है, ठीक है। किस तरह इकोनॉमी को प्रॉस्पर कर सकते हैं हम, और किस तरह हम सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कौन बताता है? अर्थशास्त्र। इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट एंड पब्लिक पॉलिसी। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि अर्थशास्त्र किसकी बात बताता है? गवर्नेंस की तो बात बताता है। तो वो आज भी आप देखोगे ना, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट एंड पब्लिक पॉलिसी, आज की पॉलिटिकल थॉट और पब्लिक पॉलिसी में भी ये बहुत इन्फ्लुएंशियल काम करता है। इज़ इट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? जब आपको ये समझना होगा ना, तो आप 2-3 वर्ड्स याद कर लो। एक है स्टेट्सक्राफ्ट, दूसरा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड क्या हो जाएगा? गवर्नेंस। इसका महत्व आज भी हमें यूज़ होता है, मतलब आज भी हम इनके फिलॉसफीज़ मतलब इनकी ट्रेटिसाइज को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चले बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट, अभी हमने पहला पार्ट पढ़ा दैट इज़ अर्थशास्त्र, और दूसरा पार्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र किसकी बात करता है बच्चों? धर्मशास्त्र बात करता है धर्म की। अब मैम धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसे हम रिलीजन कहते हैं, क्या ये धर्म है? बच्चों ये धर्म नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस धर्म। धर्मशास्त्र, वी आर टॉकिंग अबाउट धर्मशास्त्र। धर्म का मतलब बच्चों होता है ड्यूटी, ड्यूटी, राइचियसनेस। अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, आपका भी कुछ धर्म होगा। आपका धर्म क्या है? पढ़ना। कोई डॉक्टर है, उनका धर्म क्या है? पेशेंट को अटेंड करना, ठीक है। आप वॉर पे गए हो, ठीक है, आप लड़ने के लिए गए हो, आपका धर्म क्या है? वहाँ पे लड़ाई करना। तो देखो धर्म क्या है, इसमें अगर देखोगे तो ये रिजिड नहीं है। हम जो रिलीजन की बात करते हैं ना बच्चों, वो रिलीजन वर्ड अंग्रेज़ों ने दिया हुआ और उसी को हम कन्वर्ट करते हैं धर्म से, हम लिंक करते हैं। बट ऐसा नहीं है, रिलीजन का कोई ऐसा कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो रिलीजन वर्ड जो है वो बहुत ही कन्फाइंड है, बहुत ही रिजिड है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हर सिचुएशन पे आप देखोगे ये चेंज होता है, हर सिचुएशन में आपको देखने का। देखो जैसे बच्चे की बात करी, उसका कर्तव्य कुछ और है, ड्यूटी कुछ और है। वॉर पे कोई जा रहा है, उसका कर्तव्य कुछ और है। तो ये होता है बच्चों धर्म। जब हम धर्म शास्त्र की बात करते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए, जैसे कि एथिक्स की बात करें हम, लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स चेक। धर्मशास्त्र टेक्स्ट ऑफर्स गाइडलाइंस ऑन एथिक्स की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है? लॉ की बात करता है। एंड सोशल ड्यूटीज़, हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती है सोसाइटी के लिए। प्रिस्क्राइबिंग नॉर्म्स फॉर पर्सनल कंडक्ट, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रिलेशंस हैं। एंड कम्युनिटी गवर्नेंस, फैमिली रिलेशंस की अगर बात करें तो जैसे आप बोलते हो ना, ये मेरी बेटी है, बेटी होने का कर्तव्य तो निभाओ, बेटी होने का तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम ये करो। सो दिस इज़ व्हाट, क्या ये रिलेशंस में भी आता है। दे एम्फसाइज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, किसकी बात करता है? कौन से प्रिंसिपल की? जस्टिस की बात करता है, ये मोरालिटी की बात करता है। एंड सोसाइटल वेलबींग, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल गवर्नेंस। कौन सा गवर्नेंस? एथिकल गवर्नेंस एंड लीगल सिस्टम। तो धर्मशास्त्र में बहुत ज़्यादा आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है। धर्म से याद रखो ड्यूटी की बात कर रहा है, ड्यूटी के 1-2 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया आप वो लिख सकते हो। और आपको एथिक्स, लॉ एंड सोशल ड्यूटीज़, प्रिस्क्राइबिंग नॉर्म फॉर पर्सनल कंडक्ट, फैमिली रिलेशंस एंड कम्युनिटी गवर्नेंस आपको याद रखना है। और ये एथिकल गवर्नेंस एंड लीगल सिस्टम के फ्रेमवर्क पे प्रोवाइड करता है ये इसे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव पॉइंट्स नंबर 5। पॉइंट्स नंबर 5 की बात जब हम बच्चों करते हैं, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। पॉइंट्स नंबर 5 का नंबर 1 उसका जो सब पार्ट है दैट इज स्पिरिचुअल टीचिंग एंड गुरु ट्रेडिशंस। India has been a cradle of spiritual teachings and guru disciple traditions that span various lineages and sects. तो आप अगर देखोगे, हमने गुरु शिष्य वाली परंपरा तो बच्चों देखिए कि गुरु है, शिष्य को पढ़ा रहे हैं,
हमने गुरुकुल सिस्टम भी कई बार सुना होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो ट्रेडिशंस और पढ़ाई तो है। और इसमें जो हम पढ़ाई की बात करते हैं, हम इसमें सेक्ट्स की बात करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर है, जो हमारे स्क्रिप्ट्स है, हम उसकी बात कर रहे हैं। टीचिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स मतलब बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य एंड सेंट्स लाइक कबीर, मीराबाई। तो देखो बुद्ध की अगर बात करते हैं तो बुद्धिज़्म किसने दिया, बुद्ध ने। महावीर किसके, जैनिज़्म से रिलेटेड। आदि शंकराचार्य की बात करें तो अद्वैत फिलॉसफी जो वेदांता के सब पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। एंड सेंट्स लाइक कबीर, मीराबाई एंड तुलसीदास एम्फसाइज पार्ट टू स्पिरिचुअल लिबरेशन। ये सारे लोग, जैसे और भी सेंट हुए ना, जैसे कबीर के दोहे आप लोगों ने स्कूल्स में बहुत पढ़े होंगे हिंदी में, मीराबाई, तुलसीदास। तो ये सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि ये बात करते हैं किस चीज़ की, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, लिबरेशन पे जाना। मतलब ये जो बर्थ एंड रीबर्थ है ना, ये जो हमारा जाल है, इससे मोक्ष प्राप्त करना, मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, ये जाल से बाहर निकलना। ठीक है। डिवोशन की बात करता है, मतलब भक्ति की बात करता है, एंड सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। फोस्टरिंग स्पिरिचुअल हार्मनी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। इसका पॉइंट नंबर 2 बच्चों देखते हैं, कल्चरल हेरिटेज एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इंडियन नॉलेज सिस्टम have left an indelible mark on global culture, influencing literature, philosophy, art, music, medicine and spirituality। अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, indelible का मतलब क्या होता है बताओ, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। have left an indelible mark on global culture, influencing क्या, किसे किसे इन्फ्लुएंस करता है बच्चों, लिटरेचर की बात होती है, फिलोसफी, आर्ट, म्यूजिक, मेडिसिन, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी की सारी टॉपिक्स हमने एक एक करके कवर करी हुई है। तो ये क्या, ये हमारा रिच हेरिटेज ही तो है, और ये ग्लोबली इन्फ्लुएंस कर रहा है। कंसेप्ट्स लाइक कर्मा, हमारे जो कर्म है, हम बोलते हैं ना जैसे करोगे वैसे भरोगे, कर्मा। इनकारनेशन, मतलब इनकारनेशन का मतलब क्या होता है, रीबर्थ की बात हो रही है। योगा, मेडिटेशन हैव गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड अडॉप्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं ना, कर्म, रीबर्थ, योगा, मेडिटेशन, ये इंडिया में ही नहीं है, ये टॉपिक इंटरनेशनल टॉपिक्स है। ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट्स, ये किसको कंट्रीब्यूट करे, ग्लोबली। ठीक है। स्पिरिचुअल मूवमेंट्स एंड होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिसेस। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक स्कोप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपका टॉपिक यहीं तक था, हमारा बस एक छोटा सा कंक्लूजन बच गया है, वो हम करके ये टॉपिक को बच्चे करते हैं ख़त्म। ठीक है। तो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक जो स्कोप का है वो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। कंक्लूजन में देखते हैं बच्चों, द स्कोप ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ वास्ट एंड मल्टी डायमेंशनल। अगर स्कोप की बात करते हैं, ये छोटा सा तो नहीं है ना। अगर आपने जो एक एक टॉपिक देखी है, वो एक एक जो वर्ड देखा है वो एक एक टॉपिक्स है। हमारा जो ज्ञान है ना, वो सारी उम्र भी बच्चों लगा लोगे ना तो वो ख़त्म नहीं होने वाला, इतना सारा ज्ञान हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम जहाँ जहाँ एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक्स है। तो वास्ट एंड मल्टी डायमेंशनल है, इनकम्पासिंग व्हाट, फिलोसफिकल इनसाइट्स। हमने स्कूल्स ऑफ थॉट्स देखे हैं, जहाँ पर हमने हेट्रोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स देखा है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी हमने देखी कि साइंस कितनी आगे जा चुकी थी, जहाँ पे हमने एस्ट्रोनॉमी वगैरह की भी बात की हुई है, जहाँ पे हमने मैथमेटिक्स की बात की है, मेटलर्जी की बात की है। ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस की हमने बात की थी, जहाँ पर हमने बात करी थी किसकी, आर्टिस्टिक मतलब क्या, एक तो फेशियल आर्टिस्टिक, एक विजुअल आर्टिस्टिक। सोशल साइंसेस, गवर्नेंस मतलब अर्थशास्त्र की बात करिए, एंड स्पिरिचुअल टीचिंग मतलब स्पिरिचुअल टीचिंग, जिसमें योगा भी आ जाता है, मेडिटेशन, सारी चीज़ें that continue to resonate across time and cultures. These traditions offer profound perspective on human existence. ये सारी चीज़ें क्या है, they offer profound perspective, different perspectives बताते हैं। human existence की बात करते हैं। cosmic order, cosmic मतलब universe, ethical conduct, एथिक्स की बात करते हैं, धर्मशास्त्र, धर्म, एंड होलिस्टिक वेलबींग, मेकिंग देम इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स। आज के समय में भी इनवैल्यूएबल रिसोर्स
invaluable resource for contemporary discourse, academic research, and societal development. By revisiting and revitalizing Indian knowledge system, individuals and communities can draw inspiration, wisdom, and practical solution to address contemporary challenges. तो बच्चों अगर हम बात करते हैं ये सारी चीज़ों की, तो हमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको रिविजिट एंड रिविटलाइज करना पड़ेगा, मतलब रीस्टोर करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ हैं वो इनसे इंस्पिरेशन ले सकें और क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का, आज की जो ग्लोबल सोल्यूशन चैलेंजेस आ रही है ग्लोबली, उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशंस निकाल सके और अपने कल्चर को इंटैक्ट और कल्चर की आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए। तो बच्चों ये था हमारा पूरा स्कोप, आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया बच्चों, ठीक है। अगले दिन हम और टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमने आज बहुत लंबा टॉपिक खींच लिया है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो चार्ट्स है बच्चों आप अपने नोटबुक्स में बना लेना, क्योंकि याद करने का तरीका बच्चों यही होता है। आप फिलोसफिकल ट्रेडिशंस लिखोगे, ये लिख लेना, फिर एक टॉपिक ये बनाना, उसके सब पार्ट्स लिख लेना, देन वी हैव स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, इसके दोनों पार्ट लिख लेना, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके 4 पार्ट्स हैं, और सोशल साइंस एंड गवर्नेंस के 2 पार्ट्स हैं। तो बच्चों ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए ही बनाया गया था, ताकि आप चीज़ों को विजुअली देखो, आपको भी समझ में आए कि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, तो किस तरह हम शॉर्ट करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। हर चीज़ के डेप्थ में जाके पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जितना मैं आपको क्लास में करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस इसको आप ध्यान से सुनोगे और आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं क्लास में बता रही हूँ बच्चों नोट करते चले जाओगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन में आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो आज का लेक्चर हम बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।